नमस्कार कृषक बंधु। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र पुणे से। हम बात करेंगे खरीफ ऋतु में 2024 में वर्षा ऋतु, आगामी वर्षा ऋतु के बारे में कैसे पूर्वानुमान लगाना लगाना है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले डाला हुआ है। उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है। और आगे भी दो तीन वीडियो और मैं डालूंगा, जिससे कि आप शुरू होने के पहले, खरीफ की फसल के पहले, आगामी मौसम के लिए आप पूर्वानुमान लगा सके और उस पूर्वानुमान के आधार पर सही फसल का चुनाव करें। और सही फसल का चुनाव करने के बाद उस फसल को कैसे आप करना है, क्या सावधानी बरतनी है, किस समय क्या समस्या आ सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको जानकारी अ, मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि। और ये सारी बातें जो है हम वैदिक सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। और साथ में आज के वीडियो में वैदिक सिद्धांत और भारतीय मौसम विभाग का जो आधार है पूर्वानुमान का, दोनों को हम साथ में समझेंगे। और दोनों में साधारणतः अंतर नहीं होता है, ये भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसल 2024 में वर्षा का पूर्वानुमान, वैदिक कृषि पंचांग एवं भारतीय मौसम विभाग, दोनों में हम साथ साथ समझेंगे कि किस आधार पर ये पूर्वानुमान लगाया जाता है और हम उस पूर्वानुमान को कैसे समझें और साथ में हम अपना कृषि कार्य की व्यवस्थापना करें। तो पहले खरीफ के मौसम के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्षा और शरद ऋतु में होता है। और वर्षा ऋतु में आषाढ़ और श्रावण माह होता है, और शरद ऋतु में भाद्रपद और आश्विन माह होता है। खरीफ की फसल की तैयारी और कुछ फसलों की बुआई जो है ज्येष्ठ माह के अंदर ही की शुरू हो जाता है। और कुछ फसल ऐसे होते हैं जो थोड़े देर में लगते हैं या थोड़े लंबे होते हैं, तो उनकी कटाई जो है वो कार्तिक माह तक भी चलती है, कार्तिक माह के प्रथम भाग तक चलती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये भी दिया है कि मौसम में जो भारतीय माह है, भारतीय माह से उनको अंग्रेजी मास के अनुसार कैसे समझा जाए, क्योंकि हम सभी अंग्रेजी कैलेंडर ही व्यवहार करते हैं, तो उसको उसके अनुसार कैसे समझना है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आषाढ़ माह में रोहिणी योग पिछले वीडियो में मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने जो बात किया था वो ज्येष्ठ माह में चंद्र के गोचर के अनुसार, चंद्र के विभिन्न नक्षत्रों में गोचर के आधार पर आगामी वर्षा ऋतु में वर्षा का अनुमान, कितनी वर्षा होगी, कब वर्षा होगी, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए ज्येष्ठ माह के आधार पर ये बताया गया था। अभी हम आषाढ़ माह में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ माह में भी कुछ संकेत मिलते हैं, जिससे आगामी महीनों के बारे में समझ में आता है। उसमें तीन योग, रोहिणी योग, स्वाति योग एवं आषाढ़ी योग, अ, यानी रोहिणी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और आषाढ़ी नक्षत्र। आषाढ़ी नक्षत्र में दो नक्षत्र होते हैं, एक पूर्वाषाढ़ा होता है, एक उत्तर आषाढ़ा होता है। तो इन नक्षत्रों में जब चंद्र का गोचर होता है, उस समय चंद्र का आकार, चंद्र का रंग, चमक और गोचर पथ, इनके आधार पर वर्षा ऋतु में मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहले हम ये समझ लेते कि ये योग आषाढ़ माह में कब कब है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष यानी एकादशी, कृष्ण पक्ष में एकादशी अर्थात बुधवार को रोहिणी योग है, जो 30 जुलाई प्रातः 10:22 से प्रारंभ होकर 31 जुलाई प्रातः 10:11 तक है। इसी प्रकार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन यानी सोमवार को स्वाति नक्षत्र यानी स्वाति योग है, जो कि जो 14 जुलाई से प्रातः 10:05 से 15 जुलाई दोपहर 12:29 तक है।
और इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी एवं पूर्णिमा, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा 2 दिन है, क्योंकि दो नक्षत्र हैं यहाँ पे, जो कि शनिवार और रविवार को पड़ेगा। उस समय पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र का गोचर 20 जुलाई रात्रि 1:48, 20 जुलाई रात्रि 1:48 से 21 जुलाई दोपहर 2:13। मतलब ये कह सकते हैं कि करीब 1.5 दिन का समय है, जिस समय ये दोनों नक्षत्र से चंद्र का गोचर होना है। तो ये जो तीन ये तीन जो नक्षत्र हैं, 4 नक्षत्र कह सकते हैं, उनमें जब चंद्र का गोचर होता है तो ये योग बनते हैं, रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग। तो इनसे हम कैसे समझ सकते हैं कि आगे क्या कैसा मौसम रहेगा, कब वर्षा होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें तो अ, आषाढ़ नक्षत्र में जब पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होते हैं, तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र को समझते हैं। रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते समय रोहिणी योग बनता है। इस स्थिति में सूर्योदय से सूर्योदय का जो समय है, 24 घंटे का समय अगर कह सकते हैं उसको, तो वो 24 घंटे को 3-3 घंटों के समान भाग में, 8 भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम इसको 24 घंटे को अगर 3 से हम भाग करें तो 8 भाग बनते हैं। तो प्रत्येक भाग को हम श्रावण और भाद्र, आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मान लें। तो पहले 2 भाग जो है 3-3 घंटे के, उसको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार तीसरे और चौथे भाग को हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार पांचवें और छठे भाग को हम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तथा सातवें और आठवें भाग को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मान ले। तो इन समयों में, इन भागों में, 3-3 घंटे के जो भाग हैं उनमें वायु प्रवाह कैसी है, किस दिशा से, उनकी वेग कितनी है, और वर्षा अगर हो रही तो उसकी मात्रा कितनी है, इसके आधार पर आने वाले खरीफ की फसल में वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पछुआ हवा के साथ अगर बादल घुमड़ के बरसे तो ये अच्छी फसल के संकेत हैं। परंतु कम या छोटे बादल हैं, अस्थिर हैं, शांत हैं, मतलब उनमें कोई ध्वनि नहीं हो रही है। बादल जब घुमड़ते हैं तो आवाज भी होती है, उनमें गरजता है। तो अगर ऐसा कोई गरज नहीं है और बादल छोटे हैं लेकिन अस्थिर है, मतलब उनके आकार जो है बदल रहे हैं निरंतर, और वायु का वेग है, उसकी दिशा कैसी है, और उसके वजह से बादल बिखर रहे हैं, तो सूखा पड़ने का संकेत है। रोहिणी योग तिथि में गर्म दिन अगर है, दिन में गर्मी है और आसमान में कोई बादल नहीं है, नीला आकाश है, और रात्रि में भी आकाश साफ है और तारे चमक रहे हैं, तो वर्षा होने के संकेत हैं उसमें। बादलों की उपस्थिति पूर्व दिशा में होने पर अच्छी फसल, दक्षिण दिशा में अगर बादल हैं तो ये फसल के लिए नुकसान का संकेत है। झुलसा रोग आ सकता है, मतलब विल्टिंग हो सकती है, यानी वर्षा कम होने से जमीन में, मिट्टी में नमी की मात्रा कम रह सकती है, और इसके वजह से सूखा पड़ सकता है, ये झुलसा रोग आ सकता है। झुलसा रोग तभी आएगा जब सूखा पड़ेगा, ये भी बात है। पश्चिम दिशा में होने पर अच्छी वर्षा के संकेत है, एवं दक्षिण पूर्व में अगर वर्षा होने का संकेत है, बादल उपस्थित है, तो फसल अच्छी नहीं होगी। फसल होगी लेकिन उसमें नुकसान हो सकता है, पूरी तरह से नु- खराब नहीं होगा लेकिन उपज कम मिलेगी। बादलों की उपस्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में होने पर हवा और छिटपुट वर्षा हो सकती है, परंतु उत्तर में बादल की उपस्थिति अच्छी वर्षा होने का संकेत दे रहा है, और उत्तर पूर्व में अगर वर्षा बादल की उपस्थिति है तो अच्छी पैदावार के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि तब वर्षा जो है सामान्य रूप से होगी, उसका विस्तार जो है सामान्य होगा, समय समय पर वर्षा होती रहेगी। रोहिणी योग में आकाश बादलों से आच्छादित रहना खरीफ में अच्छी वर्षा और उत्तम पैदावार का संकेत देता है। तो यानी वो 8 भाग जो हमने देखे हैं, वो 8 भाग में अगर अलग अलग भाग में बादल हैं, अलग अलग दिशा से हैं लेकिन बादल हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो करीब अच्छी
फसल होगी, पैदावार अच्छी होगी। इसी प्रकार स्वाति योग में अगर हम देखते हैं तो आषाढ़ माह में चंद्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर करते समय स्वाति योग बनता है। इस स्थिति में दिन और रात्रि प्रत्येक को तीन तीन भागों में विभाजित करना है। दिन के जो 12 घंटे और रात्रि के जो 12 घंटे हैं उनको अगर तीन तीन भागों में विभाजित करें तो चार चार घंटों का एक भाग होता है। और दिन और रात्रि के विभिन्न भागों को वायु की प्रवाह दिशा, वेग, वर्षा की मात्रा के आधार पर विशिष्ट फसलों के बारे में पूर्वानुमान लगाना संभव है। यानी रात्रि के जो तीन भाग हैं, चार चार घंटों के जो भाग हैं, उनको अगर हम देखें तो प्रथम भाग में वर्षा अगर हो रहा है तो खरीफ की फसल में अच्छी पैदावार के संकेत हैं। परंतु रात्रि के दूसरे भाग में वर्षा होने पर खरीफ की फसल के संकेत तो अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे की जो फसल है, रबी में जो फसल है, जिस समय तिल लगता है, मूंग लगता है, उड़द लगता है, या भारत के विभिन्न भागों में फसल का समय जो है वो वहाँ के मौसम के आधार पर एक समान नहीं होता है। तो ये फसलों के हिसाब से कहा गया है कि आप अपने इलाके में आप जहाँ पे स्थित हैं वहाँ के हिसाब से इसको देखिए। और उस समय के हिसाब से ये स्वाति योग में आप देखिए कि वर्षा किस भाग में हो रही है। रात्रि में अगर दूसरे भाग में हो रही है तो इन फसलों को अगर आप करेंगे तो जिस भी समय जिस मौसम में होता है अच्छी फसल मिलेगी। इसी प्रकार तीसरे भाग में वर्षा होना आगामी ग्रीष्म ऋतु में जो भी फसल लगती है उसके अच्छे पैदावार के संकेत देता है। परंतु शरद ऋतु में फसलों की तबाही के भी संकेत देता है। शरद ऋतु में फसल अच्छी नहीं होने के संकेत देता है अगर तीसरे भाग में वर्षा हो रही है। दिन के प्रथम भाग में वर्षा होना शरद ऋतु में पर्याप्त वर्षा होने का संकेत देता है। यहाँ पे आप देखिए रात्रि का तीसरा भाग और दिन का प्रथम भाग। तो रात्रि का तीसरा भाग खत्म होना और दिन का प्रथम भाग प्रारंभ होना। तो अगर रात्रि के तीसरे भाग में वर्षा हो रही है, थोड़े से पहले हो रही है, तीसरे भाग में हो रही है, तो शरद ऋतु में अच्छी फसल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ी देर में वर्षा हो रही है, मतलब दिन के प्रथम भाग में वर्षा हो रही, तो उसी ऋतु में, शरद ऋतु में अच्छी फसल होने के संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय भाग में अगर वर्षा हो रही है तो कीट पतंगों का प्रादुर्भाव बढ़ने का संकेत है। परंतु उसी दिन रात में अगर समान रूप से वर्षा हो रही है, अलग अलग भागों में वर्षा हो रही है, तो ये ओवरऑल वर्षा ऋतु में अच्छे वर्षा होने के संकेत देता है। बाकी जो रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी योग के जो नियम है वो यहाँ पे भी उसी प्रकार लागू होते हैं। इसी प्रकार अगर हम आषाढ़ा योग की बात करें तो आषाढ़ा योग जो है ये पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में गोचर करते समय आषाढ़ा योग होता है, जब चंद्र इन नक्षत्रों से गोचर करता है। और यहाँ पे सूर्योदय से सूर्योदय के समय में पूर्वाई हवा चलती है, अगर पूरब की तरफ से हवा चलती है, थोड़ी तेज हवा चल रही है, तूफान जैसा है, तो सामान्य वर्षा के संकेत हैं। फसलों में वृद्धि अच्छी होगी, फसल का ग्रोथ अच्छा होगा। परंतु दक्षिण पूर्व से हवा चलने पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। पूर्व से अगर हवा चल रही तो सामान्य वर्षा होगी, दक्षिण पूर्व से हवा चल रही तो अधिक वर्षा होगी, और अगर दक्षिण से हवा चल रही तो अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा होने के संकेत देता है। आषाढ़ी योग के अगले दिन कृष्ण पक्ष के प्रथमा को यदि चंद्र का गोचर पूर्वाषा नक्षत्र से हो रहा है तब वर्षा ऋतु में समृद्ध कृषि, मतलब अच्छी फसल होगी, कृषक समृद्ध होने का संकेत है। पूर्णिमा को आषाढ़ी योग में सूर्यास्त के पश्चात उत्तरी उत्तर पूर्वी हवा चलना खरीफ की फसल अच्छे उत्तम फसल होने का संकेत है। इसके अलावा रोहिणी योग में जो भी नियम है वो यहाँ पे भी उसी प्रकार लागू होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने दो मानचित्र दिया है भारत का। ये जो बाएं तरफ मानचित्र है वो मौसम विभाग ने जो जारी किया है जून से सितंबर 2024 के लिए पूर्वानुमान, मानसून का पूर्वानुमान दिया है। उसमें नीला रंग पूरे भारत में फैला हुआ है, कहीं पे गहरा है, कहीं पे हल्का है और कहीं पे मध्यम है। तो ये दर्शा रहा है कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। यहाँ पे देखिए नीले रंग से जो दर्शाया गया है वो एवब नॉर्मल, सामान्य से अधिक वर्षा है। हरे रंग से सामान्य वर्षा, नॉर्मल वर्षा, और पीले और लाल रंग से जो है वो सामान्य से कम वर्षा, बिलो नॉर्मल है।
तो पूरे भारत में नीले रंग में दर्शाया गया है, कुछ भागों में पीले रंग का या लाल रंग का, गुलाबी रंग का है। उड़ीसा के कुछ भागों में पीले रंग में है, मतलब सामान्य से काफी कम वर्षा होने के संकेत हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व में असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन सब इलाकों में है पीले रंग में। और कुछ थोड़ा सा उत्तर में, कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में, गिलगित बाल के आसपास जो है, सियाचिन, उन सब जगह पर है, तो वहाँ पे सामान्य से कम वर्षा होने के संकेत है। वैसे भी उन पहाड़ी इलाकों में इस समय बरसात की ऋतु में वर्षा तो उतनी नहीं होती है। बाद में शीत ऋतु में वहाँ पे बर्फ पड़ती है, हिमपात होता है। यहाँ पे दाहिने तरफ जो मानचित्र है वो भारत का मानचित्र, विभिन्न मौसम के विभिन्न भागों में ओवरऑल कितना वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, वो अलग अलग रंगों में बताया गया है। तो उसके हिसाब से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अ, गहरा हरा रंग, मतलब जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, उसके बाद हल्का हरा रंग है, उससे थोड़ी कम वर्षा, उसके बाद हरे रंग का ही दूसरा शेड है तो और कम वर्षा, इस तरीके से करके नीले रंग में और बिल्कुल कम वर्षा है। तो इसके हिसाब से आप अपनी स्थिति, आप कहाँ पे स्थित हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे साधारणतः कितनी वर्षा होने चाहिए, वार्षिक। और इस वर्ष जून से सितंबर जो मानसून का समय है, उस समय कितनी वर्षा का अनुमान भारत के मौसम विभाग ने दिया है, क्या अनुमान दिया है, वो आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने जो ये मानचित्र जारी किया है, इसका आधार क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दक्षिण पूर्वी मानसून का पूर्वानुमान 2024 के लिए, इसमें इन्होंने बताया कि पूरे देश में जून से सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा वार्षिक औसत से 104% अधिक होने की संभावना है। इसी अवधि में इन्हीं बादलों से होने वाली वर्षा की मात्रा औसत से 106% अधिक, ±5%, अर्थात 92 सेंटीमीटर होने की आशंका है, होने की आशा है। इसका मतलब ये है कि 101% से लेके 111% के बीच में अलग अलग भागों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। सामान्य से 1% से बढ़ लेके 11% तक की वर्षा हो सकती है। अगर औसत पूरे भारत कर लें तो करीब 4% अधिक वर्षा होने की संभावना है। ये गणना जो है, ये इसका आधार 1971 से 2020 के 50 वर्षों के औसत, यानी 87%, सॉरी 87 सेंटीमीटर वर्षा, जो औसत वर्षा है भारत का 50 वर्षों का, पूरे भारत का, उसके आधार पर बताया है कि उसके अनुपात में 92 सेंटीमीटर वर्षा होने की आशा इस वर्ष है। इस समय भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र है, उसमें मध्यम एल नीनो की स्थिति है, जिसका तात्पर्य है कि मानसून प्रारंभ में उदासीन रहने वाला है। एल नीनो क्या होता है वो हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे, संक्षेप में उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। परंतु मौसम द्वितीय अर्धांश में ला लीना की स्थिति होने का पूर्वानुमान है। तो जो आगामी वर्षा ऋतु है, इसके प्रथम अर्धांश में, पहले 2 महीने में एल नीनो की स्थिति होगी, जिस वजह से मानसून उदासीन रहेगा, कम वर्षा रहेगी। परंतु द्वितीय भाग में जब ला नीना की स्थिति होगी, तो उस समय मानसून सामान्य होगा और वर्षा होगी, और जो पूरा अनुपात है वो सामान्य से, औसत से अधिक वर्षा होगी। वर्तमान समय में हिंद महासागर के ऊपर वातावरण उदासीन स्थिति में है, जो कि मानसून में सक्रिय हो जाएगा। वर्ष 2024 के जनवरी से मार्च माह के में उत्तरी गोलार्ध में हिमपात सामान्य से कम हुआ है। यूरेशिया में शिशिर एवं वसंत ऋतु में होने वाले हिमपात की मात्रा एवं भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून में होने वाले वर्षा की मात्रा में सदैव विपरीतावस्था होता है। इसका मतलब ये है कि यूरेशिया यानी उत्तरी एशिया, जिसमें चाइना आता है, रशिया आता है, और पश्चिमी एशिया, तथा
पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है उसको मिला के यूरेशिया कहा जाता है। उसमें अगर शिशिर और वसंत ऋतु यानी जनवरी से मार्च का जो समय है, मार्च अप्रैल का जो समय है, दिसंबर जनवरी से मार्च अप्रैल का जो समय है, उस समय अगर हिमपात उस भाग में, उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है, तो हमारे यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कम होता है, वर्षा कम होती है। और अगर वहाँ पे हिमपात कम होता है सामान्य से, तो हमारे यहाँ पे मानसून अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है। इसके अपेक्षित ला नीना हिंद महासागर पर होने वाले सक्रिय वातावरण और यूरेशिया में औसत से कम हिमपात अनुकूल दक्षिण पश्चिम मानसून एवं वर्षा का संकेत देता है। तो ला नीना और ये एल नीना और एल नीनो और ला नीना की अवस्था के अनुसार ही हमारे यहाँ पे वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। भारतीय मौसम विभाग जो उसके आधार पर वर्षा का अनुमान लगाती है। अब ये ला नीना और एल नीनो क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मध्य पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह पर समय समय पर तापमान के औसत से अधिक बढ़ने से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप प्रकोप बढ़ता है। और स्थिति को इस घटना को एल नीनो कहा गया है। इसी प्रकार ला नीना मध्य पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह पर समय समय पर तापमान में गिरावट होने से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बरसात प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था को, इस स्थिति को, इस घटना को ला नीना कहते हैं। एल नीनो की स्थिति होने पर भारत अ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी के बाद अल्पवृष्टि का वातावरण पैदा करने का कारक होता है, जो कि एल नीनो की स्थिति अभी मध्यम स्थिति है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। ला नीना की स्थिति होने पर भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान में गिरावट के साथ वर्षा ऋतु में सामान्य या औसत से अधिक वृष्टि का वातावरण पैदा करने का कारक होता है। तो जैसा कि मौसम विभाग ने बताया कि बाद में ला नीना की स्थिति होने पर मानसून सामान्य होगा और वर्षा होगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि एल नीनो और ला नीना की स्थिति कब और कैसे, क्या, कहाँ पर होती है, जिसका प्रभाव हमारे भूभाग में पड़ता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये बताने का कोशिश किया, जो पिछले वीडियो में हमने विस्तार में बताया कि अलग अलग नक्षत्रों में, ज्येष्ठ माह में अलग अलग नक्षत्रों में जब चंद्र का गोचर होता है, तो उसमें वर्षा के संकेत मिलते हैं कि आगामी जो वर्षा ऋतु के 4 माह हैं, श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, उसमें आषाढ़ श्रावण आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और अश्विन, ये 4 महीने में वर्षा कितनी होने का अनुमान है अलग अलग नक्षत्रों में जब चंद्र का गोचर उन माह में होता है। तो उसका एक गणित दिया गया है, जो प्राचीन काल में उसको द्रोण में मापा जाता था और उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ये द्रोण का और सेंटीमीटर का जो गणित है वो पिछले वीडियो में हमने दिखाया है, बताया है। नक्षत्रों के अनुसार वर्षा ऋतु के विभिन्न माह में बारिश की संभावना कितनी है, ये यहाँ पे हमने ये चार्ट में दिया हुआ है। ये वर्षा की मात्रा, समय, दिशा एवं प्रकार सदैव प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है, जिसमें आधुनिक तकनीक किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि इसमें हम किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमको ये समझना है कि प्रकृति का जो ये नियम है उसके अनुसार किस तरीके से क्या हो रहा है या होने वाला है, उसका पूर्वानुमान करके हम अपने कार्यक्रम को उस अनुसार ढाल सके, उस अनुसार निश्चित कर सकें कि हमें नुकसान कम हो और हम सही कार्य कर सकें। अभी चैत्र मास में रामनवमी के दिन दुबई में कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास पूरी तरह विफल हुआ। अभी ये पिछले 7-10 दिन पहले की बात है। दुबई में बाढ़ आई हुई है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया था और वो विफल हो गया, क्योंकि उसका जो इन्होंने जो भी गणित, जो भी कैलकुलेशन किया था वो पूरा गलत हो गया, जिसके वजह से रेगिस्तान में बाढ़ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसका कारण बादल फटना है, अर्थात आकस्मिक गर्भपात के समान है।
अब ये आकस्मिक गर्भपात में क्या होता है, ये वर्षा में जो बादल बनते हैं, बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान उसको माना गया है वैदिक के शास्त्र में। और जो वो बारिश होती है उसको डिलीवरी या प्रसव के समान माना गया है। और अगर वो फेल हो जाता है और वो अकस्मात होता है, बादल फटता है, तो उसको आकस्मिक गर्भपात या मिसकैरियज कह सकते हैं, जो जिसको हम मिसकैरियज समझते हैं, ऐसा होता है। तो बादल वहां पे फटा है और इसके वजह से तबाही मची हुई है। इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा इस बात करना चाहेंगे कि कृषि वैदिक कृषि दिनदर्शिका हम प्रकाशित करते हैं, जो पाक्षिक होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार ये रहता है। और उसमें हर दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से क्या कार्य कृषि में कृषि खेत में क्या कार्य करना उचित है और क्या अनुचित है, दिन के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, चंद्र के गोचर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से ये हमने उसमें हम बताते हैं। और ये आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट में भी हमने डाला नहीं है, वेबसाइट में हम ज्येष्ठ मास से डालना शुरू करेंगे। अभी हम इसको अ, हम ऐसे ही दे रहे हैं, जिन आप हमसे व्हाट्सएप पे अनुरोध करके मंगवा सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ये कैसे उपयोग करना है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको उपयोग करना है। और इसके अनुसार, पंचांग के अनुसार अगर आप अपना कृषि कार्य करेंगे तो आपको इसमें कोई अलग से खर्चा नहीं है। थोड़ा सा खर्चा अगर है ये, तो इसका जो मूल्य है वही है, पाक्षिक मूल्य है ये, 15 दिन के लिए है, जो कि बहुत ही सामान्य मैं समझता हूँ। और इस नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो आपको लाभ होता है, और इसके लिए कोई अलग से व्यय नहीं है। पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति का संरक्षण, अनावश्यक खर्चों का बचाव, ये सारा इसके आधार पर संभव हो सकता है। और इसके लिए प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना अनिवार्य है। चंद्रमास के अनुसार कृषि कार्य करने से रोगों, कीट पतंगों के प्रादुर्भाव में कमी होने से फसल के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये जो समस्याएं होती हैं उसको, उससे बचाव होता है, और उसके लिए आपको अलग से कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। दैनिक कृषि दिनदर्शिका में उचित और अनुचित कृषि कार्यों का विवरण होता है, तिथि के हिसाब से, तारीख के हिसाब से। ये पाक्षिक दिनदर्शिका पाक्षिक कृषि दिनदर्शिका में उपलब्ध है। और ये जैविक और रासायनिक कृषि पद्धतियों में, दोनों में इसको उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल जैविक कृषि के लिए ही है। जो रासायनिक कृषि कर कृषक हैं वो भी इसके नियम के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार होता है, जो आप मोबाइल में देख सकते हैं, ये तिथि के अनुसार होता है। धन्यवाद। आप सभी कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि ये वीडियो देखने के बाद अवश्य हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तथा घंटी बजाकर सुनिश्चित करें कि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यदि आप हमारे इस प्रयास को अपने लिए लाभदायक समझते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्रम पुष्पम से सहयोग कर सकते हैं, यानी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे जीपे, फोन पे और पेटीएम से संबंधित मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इन नंबर से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कृषि दिनदर्शिका उपयोग करते हैं और हमारे वेबसाइट से अगर आप लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए सहयोगी है और हमारा उत्साहवर्धन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।